नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में 71वीं बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन देखे थे पॉलिटी विषय के। ओके। और इस वीडियो में हम लोग 70वीं बीपीएससी में पॉलिटी में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था वह आया था कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है संबंधित राज्य की सहमति से, राज्यों की सहमति के बिना, राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा या सभी राज्यों की सहमति से। ओके, इजी क्वेश्चन था। संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी भी देश या अंतरराष्ट्रीय निकाय के साथ किसी भी संधि या समझौते को लागू करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, राज्य अगर इसके अगेंस्ट भी है तो भी केंद्र लागू कर सकता है। ठीक, इवन अगर राज्य सूची का भी कोई विषय शामिल हो तो भी उसको लागू किया जा सकता है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था पॉलिटी विषय का कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए था परामर्शी क्षेत्राधिकार, बी था संवैधानिक क्षेत्राधिकार, सी था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और डी था अपीली क्षेत्राधिकार। ओके, इसका सही आंसर था सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो विषय शामिल हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक, सीधे जिनको सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जाता है, उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में नहीं होती है। ठीक, और तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत यह प्रावधान है कि केंद्र राज्य या राज्यों दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है। जबकि संवैधानिक क्षेत्राधिकार में संविधान संबंधित मामलों को देखा जाता है। संविधान की व्याख्या या कोई कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी व्याख्या परामर्श क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकते हैं। ओके, जबकि अपीली क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ऑप्शन में आपका था भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1909, या इनमें से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार 1919 अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, और इस अधिनियम के तहत बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को दो सदनीय विधानमंडल में बदल दिया गया था, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय स्तर पर भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी। ओके, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। ठीक, इसने अखिल भारतीय 1935 के अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की संकल्पना भी की गई थी, लेकिन वह प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता वाला लागू हुआ था। और 1909 का जो अधिनियम आया था उसको मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम से विधान परिषदों का विस्तार हुआ था, और सबसे ज्यादा जो ये प्रसिद्ध है वह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल शुरू किया गया था, उसकी वजह से ये ज्यादा फेमस है। तो जो एक सदन से दूसरे सदन विधानमंडल बना था वह 1919 के अधिनियम के माध्यम से बना था। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। ठीक, तो आपको संशोधन के बारे में बता दें कि संविधान में जो संशोधन होता है वह संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा, और दो संशोधन किए जाते हैं आर्टिकल 368 के तहत। 368 के तहत जो संशोधन होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। एक संशोधन होता है विशेष बहुमत के तहत, विशेष बहुमत, और दूसरा संशोधन होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं इसको अनुमोदित करेंगी। तो इसमें था कि कौन सा संविधान संशोधन
राज्यों की व्यवस्थापकों द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है किस विषय के लिए? ऑप्शन में था राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, या राज्य विधान परिषद की समाप्ति। ठीक, इसका सही आंसर था 1, 2, 3। इस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए संशोधन के तहत जो विषय संघीय ढांचे से संबंधित हैं उन विषयों को संशोधित किया जाता है। राष्ट्रपति संघीय ढांचे से संबंधित है, उसके संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि अनुसूची 4 के तहत जो राज्यसभा में स्थान है राज्यों के, उसमें परिवर्तन संबंधित यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसके लिए राज्यों की व्यवस्थापकों से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन था 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं, जिन पर केंद्र राज्य और केंद्र राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन में था 356, 352, 365 और 360। सही आंसर था 352। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति 3 आधारों पर युद्धों, बाहरी आक्रमणों या सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 356 और 365 ये दोनों आर्टिकल ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक, और आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ओके, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। और 365 में केंद्र राज्य को कोई निर्देश देता है और राज्य उस निर्देश का पालन करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शासन की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 था कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की? ठीक, 81वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? इसका सही आंसर था आपका बी, 91। 2003 में ऐसा हुआ था, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 164(1)(a). ठीक, इसमें कहा गया था कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, इसमें यह भी प्रावधान था कि छोटे राज्यों में जैसे गोवा और मिजोरम में कुल मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये 91वें संविधान संशोधन सही आंसर था। 81वां संविधान संशोधन SC और ST के आरक्षण से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन यह शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा को मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था GST परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? वित्त आयोग का चेयरमैन, केंद्रीय वित्त मंत्री, निगमित मामलों का केंद्रीय मंत्री या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर? तो इसका सही आंसर था केंद्रीय वित्त मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 279A 279A के तहत GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। GST को 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। ठीक, 101 संविधान संशोधन के माध्यम से GST लागू किया गया था, उसी के तहत 279A अनुच्छेद जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 था पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए था ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचना, या ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 1 स्तरीय संरचना, ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना, या ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय संरचना। ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ग्रामीण, क्षेत्रीय और जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय संरचना।
ठीक, इस तरह से सबसे नीचे ये ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर ये पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होती है, पंचायत समिति, और पंचायत की समिति के ऊपर इधर सबसे ऊपर जिला परिषद। ठीक, एक त्रिस्तरीय संरचना लागू की गई थी 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और 74वां संविधान संशोधन में शहरी निकायों से संबंधित प्रावधान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? 8वीं अनुसूची, 10वीं, द्वितीय या 5वीं? सही आंसर है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया था कि यदि कोई सांसद या विधायक एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, हालांकि पहले ये प्रावधान था कि यदि एक तिहाई सदस्य एक साथ छोड़ते हैं तो वो दल विघटन माना जाएगा और दल बदल विरोधी कानून उस पर लागू नहीं होगा। बाद में यह संख्या बढ़ाकर कर दी गई 2/3, कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्य उस पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। हालिया आपका विघटन इसी प्रकार हुआ है, राघव चड्ढा और अन्य विधायक जो आपको छोड़कर के भाजपा में गए हैं उनके ऊपर यह 2/3 सदस्य गए थे तो उनके ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं हुआ था। ठीक, इसके अलावा जो 8वीं अनुसूची आपकी आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, और दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। जबकि 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। ठीक, याद रखना, इनको अक्सर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन थे अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 113। ठीक, तो आपका सही आंसर था अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान है। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है। ठीक, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को पर स्वीकृति से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांगों से संबंधित प्रावधान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 था कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है देखते हैं। ऑप्शन ए था 2 मताधिकार एक समान अवधि में, दूसरा समान मत होने पर मतदान का कोई अधिकार नहीं है, या संसद के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार, या केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। ठीक, इसका सही आंसर था डी। संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देता है, लेकिन यदि मतदान बिल्कुल समान हो पक्ष में और विपक्ष में तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी एक को निर्णायक मत प्रदान कर सकता है किसी पक्ष में। ठीक, इससे सदन में जो गतिरोध है वो दूर हो जाता है। इसका यही उद्देश्य था इस प्रावधान को लागू करने का। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 था कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ठीक, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं शामिल होती हैं, विधान परिषद शामिल नहीं होती है। ठीक, निर्वाचक मंडल में। जबकि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो सिर्फ ये 2 शामिल होती है। ठीक, राज्य की विधानसभाओं का महाभियोग में कोई योगदान नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है डी। ठीक, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है, और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभाएं हिस्सा नहीं लेती हैं। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन था एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? ऑप्शन ए था व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, बी था कानून के समक्ष समानता, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, डी धार्मिक स्वतंत्रता।
तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट कुछ नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जो फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं वह है अनुच्छेद 15, 16, 19, ओके, 29 और 30। ठीक, तो इनमें से देख लीजिए। कानून की समझ समानता अनुच्छेद 14 के तहत आती है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत ये आता है आपका अनुच्छेद 25 से 28 में। तो जो ब्रिटिश नागरिक जिस अधिकार की मांग नहीं कर सकता वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत आती है। 19 में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक, ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ओके, तो इसका आंसर था व्यवसाय और व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14 था कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना, वार्षिक बजट तैयार करना, संघ एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों को निधि का आवंटन करना, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। ठीक, तो इसका सही आंसर है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक, यह जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग संतुलित व सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो यह थे आपकी राजनीतिक विज्ञान विषय से या पॉलिटी से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। 17वीं बीपीएससी में जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे। ठीक, इसमें 2 पेपर हुए थे और ये एक पेपर का डिस्कशन है, अगले पेपर का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।